नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो अतीक अहमद पार्ट 2 है। पहले पार्ट का लिंक ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने बताया था पहली वीडियो में कि 2007 में यूपी में मायावती की सरकार आई तो अतीक को मोस्ट वांटेड हिस्ट्री सीटर अनाउंस कर दिया। 2008 तक कुत्ते की तरह इधर उधर भागा और 2008 में अतीक को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया। इसकी भी एक अलग और मज़ेदार कहानी है, लेकिन वो फिर किसी दिन। मायावती ने जेल अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि अगर अतीक को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला तो अतीक की खातिरदारी बाद में होगी, जेलर और वहाँ के स्टाफ की तबीयत पहले लाल की जाएगी। मेरी बातों से काफ़ी लोग एग्री नहीं होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा सख्त रहा था। मायावती ने 2008 में अतीक को जेल में डाला और 2012 तक उसकी जमानत नहीं होने दी। लेकिन 2012 में जैसे ही सपा की सरकार आई, यानी मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी, तो पहला काम यही हुआ कि अतीक को बेल मिल गई। अतीक 4.5 साल के करीब जेल में रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके काले कारनामे बंद हो गए। वो जेल में बैठे बैठे भी अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा था। उस समय उसके बड़े बेटे और वाइफ शाइस्ता परवीन ने अतीक के बिजनेस को संभाला। बिजनेस, हाँ, अतीक के बाप ने तो जैसे बड़ा तेल की फैक्ट्री खोल रखी थी, जिसे शाइस्ता बेगम ने संभाल लिया। शाइस्ता ने असल में जेल के बाहर अतीक के काले धंधों का हिसाब किताब रखा। खैर, 2012 में जेल से बाहर आया तो सही, लेकिन इसी साल जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें इसका भाई अशरफ चुनाव हार गया था और मायावती की पार्टी बसपा से राजू पाल की वाइफ पूजा पाल पहली बार विधायक बनी। मायावती ने खुद जाकर पूजा पाल का चुनाव में कैंपेन चलाया था और पूजा पाल को जीत दिलाकर ही दम लिया था, क्योंकि राजू पाल मायावती की पार्टी का नेता था और उसके मरने पर पूजा पाल को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि पूरी सुरक्षा भी दी। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति बड़ी कुत्ती चीज होती है। जिस पूजा को मायावती ने स्टैंड किया, स्ट्रांग बनाया, सुरक्षा दी, उसी पूजा ने 2017 में मायावती के अगेंस्ट बयानबाजी शुरू कर दी और फिर मायावती ने पूजा को पार्टी से निकाल दिया। तब कयास लगाए जा रहे थे कि पूजा बीजेपी में जाएगी, लेकिन उसने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। तब से अब तक पूजा जो है समाजवादी पार्टी की नेता है। यानी पूजा आज उसी पार्टी में है जिसमें अतीक अहमद कभी इसके साथ में था। यानी एक तरफ पूजा जो है पति के कातिलों को सजा दिलाने का नाटक कर रही थी और दूसरी तरफ वही पार्टी ज्वाइन कर ली जिसने इसके पति के हत्यारों को 2012 में जमानत देकर अपना खुला समर्थन दिया था। अभी जो है एक टीवी पर एक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा आ रही है कि 18 साल पहले पूजा ने अतीक को श्राप दिया था कि जैसे मेरे पति की मौत हुई है वैसे ही अतीक की भी मौत होगी। आखिर 18 साल बाद पूजा के श्राप की वजह से अतीक का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या सच में? वो पूजा जिसे मायावती सहारा नहीं देती तो आज कहाँ पड़ी होती, खुद उसे भी नहीं पता होता। लेकिन वो पॉलिटिक्स में आकर अपने पति के हत्यारों को समर्थन देने वाली की पार्टी की गोद में जाके बैठी हुई है। पूजा पाल आज की डेट में राजू पाल की पत्नी नहीं, सिर्फ एक नेता है। और आज तो जो है खुद पूजा को भी याद नहीं होगा कि उसने कभी अतीक को श्राप दिया था। और राजू पाल की बात सब कर रहे हैं कि राजू की हत्या हुई, अतीक और उसके भाई ने उसको मार दिया, 10 दिन बाद पूजा विधवा हो गई। यानी राजू और पूजा को बेचारा बनाया जा रहा है या बेचारा बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अतीक को ज़्यादा से ज़्यादा क्रूर दिखाना है। राजू पाल जिसकी हत्या हुई वो भी बेचारा नहीं था, वो खुद भी एक हिस्ट्री सीटर था, एक गैंगस्टर था, उस पर भी हत्या के आरोप थे। पूजा 10 दिन के बाद विधवा हुई, लेकिन उसे भी पता था कि राजू एक हिस्ट्री सीटर है, एक गैंगस्टर है। और विधवा होने के बाद इसने क्या किया? इसने अपने पति की मौत को कैश किया और अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती रही। तो ना तो राजू पाल बेचारा था और ना ही पूजा पाल। ये कहानी शरीफों की नहीं है, गुंडों की कहानी है। और गुंडे कैसे? राजनीतिक गुंडे। तो इस कहानी में ना मरने वाले बेचारे हैं, ना मारने वाले फरिश्ते हैं। इसलिए यहाँ रोने धोने ना बैठ जाना कि हाय मेरा राजू पाल, हाय मेरा अतीक, बेचारी पूजा। जितने भी इस कहानी के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे एक नंबर के नहीं, एक से बढ़कर एक ढीठ हैं। अरे स्टोरी कहाँ पहुँची, कहाँ था मैं? हाँ, पूजा जो है विधायक बन गई।
अतीक बाहर आ गया तो अतीक ने जो है बाहर आकर खुलकर अपनी गुंडागर्दी फिर से शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही सपा पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के हाथों में आ रही थी तो अतीक जो है पार्टी से किनारा किया जाने लगा। और जैसे ही अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो अतीक अहमद को जो है एकदम से साइडलाइन कर दिया गया। साल 2017 में चुनाव की तैयारी चल रही थी तो अखिलेश ने जो है अतीक को पार्टी से बाहर कर दिया। अतीक ने जो है अपने चुनाव अभियान में कानपुर में 500 गाड़ियों का काफिला ले जाकर अखिलेश यादव को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। उसी दौरान अतीक के गुंडों ने एक कॉलेज में तोड़फोड़ की और उसके अधिकारियों को मारा पीटा। इस मामले में भी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि उसे अरेस्ट कर सके या उससे किसी भी तरह की पूछताछ कर सके। तब यूपी हाई कोर्ट ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लिया और अतीक को अरेस्ट ना करने के लिए पुलिस को मीडिया के सामने फटकार लगाई। पुलिस को सख्त आदेश दिया कि अतीक को तुरंत अरेस्ट किया जाए और जितने भी केसों में वो जमानत पर है सारे केसों में उसकी जो जमानत है उसको रद्द किया जाए। 2017 में तुरंत उसे अरेस्ट कर लिया और तब से अतीक जो है आज तक जेल में बंद था। अतीक जेल में रहा या बाहर, उसकी गुंडागर्दी और अय्याशी कभी खत्म नहीं हुई, आज भी नहीं हुई है। पिछले 6-7 दिनों से अंधभक्त जो है खुश हो रहे हैं कि अतीक को मार दिया, अतीक को मार दिया, 72 हूरों के पास भेज दिया। क्या हो गया इससे? नहीं हो क्या गया इससे? अरे आज भी वही अतीक अहमद और ज़्यादा मज़े में है। पहले वो ऑफिशियली सिर्फ शाइस्ता बेगम का ही ताला खोलता था, लेकिन अब तो वो बंदा 72 हूरों, मतलब 72 हूरे उसके पास में है यार। शाइस्ता बेगम तो उन 72 हूरों के पैरों की धूल भी नहीं है। और उनसे भी बड़ी बात, अतीक के पास 72 हूरे, अशरफ के पास 72 हूरे और जो अतीक का बेटा असद उसके पास भी अलग से 72 हूरे। भक्तों बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे अतीक का? अतीक अहमद आज भी मज़े मार रहा है। लेकिन एक सेकंड, एक इत्तू सा कन्फ्यूजन है। ये जो 72 हूरे का जो नियम है, ये जो बताया जाता है, ये 72 हूरे एक बंडल जो है, ये पूरा का पूरा बंडल, ये एक आदमी को एक बंडल मिलता है, सबको अलग अलग, या एक ही बंडल ऊपर अलॉट कर रखा है, वही सबके पास में बारी बारी जाता है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वैसे मुझे लगता है अलग अलग होंगी, क्योंकि उन्हीं 72 हूरों को आखिर कितना रगड़ेंगे, और वही हुई तो फिर वो हूरे कहाँ बचेंगी? ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन जैसे धुरंधर सालों से वहाँ पड़े हुए हैं, उन्होंने तो उन 72 हूरों के परखच्चे उड़ा दिए होंगे या नहीं? ऐसी बेहुदा बातें नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं है, इससे जाना कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। इसलिए कोई भी चिंता ना करो, सीना चौड़ा करके दौड़े चले जाओ। सबके लिए अलग अलग 72 हूरों का एक एक बंडल अलॉट कर रखा है, टेंशन नॉट। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी वहाँ जाए तो अपनी सीढ़ी लेकर जाए, क्योंकि ये जो हमारी 72 हूरें हैं ना, ये शाइस्ता की तरह 2.5-2.5 फुटिया नहीं है। 72 हूरें तो ये लंबी लंबी उनकी हाइट है। तो ऊपरे माले तक जाने के लिए अपनी सीढ़ी साथ लेकर जाना। बिना सीढ़ी के कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऊपर सीढ़ियों का आजकल शॉर्टेज चल रहा है, डिमांड ज़्यादा है ना। तो सीढ़ी लेकर जाना, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ आया मुंह ना लगाया। खैर वापस आते हैं 72 दिनों से, सॉरी 7-8 दिनों से, कहाँ 72 हूरों में फंस गया मैं। 7-8 दिनों से भक्तों ने जो है सोशल मीडिया पर हल्ला मचा रखा है कि अतीक मर गया। लेकिन ये अतीक अहमद दबंग आदमी है, वो ऊपर जाकर भी 72 हूरों को नहीं बल्कि 216 हूरों को लपेट रहा होगा, क्योंकि भाई और बेटे के हिस्से वाली 72 हूरें, मतलब तीनों को अदल बदल करके 216 हूरें बनती हैं, तो ढंग से तेल निकालेगा। दबंग आदमी है, ऐसे थोड़ी है, हल्की बात नहीं है भाई। क्या क्या कहा? बेटे वाली भाई वाली 72 हूरों पर ये नज़र नहीं उठा सकता? अबे चल जा, चपटी पृथ्वी के जीव, बना कायदे कानून वाला, कायदे कानून की बत्ती बना ले। अतीक अहमद सबको एक नज़र से देखता है, कोई भेदभाव नहीं, और भेदभाव तो इनके खून में ही नहीं है। बड़ा आया भेदभाव करने वाला, अलग अलग सबको एक नज़र से। खैर वापस आते हैं, कहानी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। हाँ, 2017 में जो है ये जेल में डाला तो अब तक जेल में ही रहा। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही अतीक अहमद के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई। सीएम योगी ने अतीक के कई बंद पड़े केसों की जांच फिर से शुरू करवा दी। 2017 के बाद पहली बार लोगों को पता चला कि अतीक अहमद एक बसंती तांगे वाली की औलाद 1600 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का मालिक है।
1600 करोड़ वो हैं जो सरकार पता कर पाई, और कितनी बेनामी संपत्ति है वो तो अब राज ही रह गया। शाइस्ता परवीनी अब ऐसी इंसान है जिसे शायद अतीक की बेनामी संपत्ति के बारे में सब कुछ पता हो। इसके अलावा अतीक का भाई अशरफ मारियाडी डबल मर्डर केस में बंद था। मारियाडी प्रयागराज डबल मर्डर केस हुआ था 2015 में, जिसको अशरफ ने ही अंजाम दिलाया था। ये मर्डर 25 दिसंबर 2015 को हुआ था। मारियाडी गांव के प्रधान आबिद की चचेरी बहन अलकमा खान और उसके ड्राइवर सुरजीत को सरेआम गोलियों से भून दिया गया था। इस डबल मर्डर में अशरफ का हाथ था। दरअसल आबिद प्रधान की किसी से दुश्मनी चल रही थी और उसी व्यक्ति से अतीक और अशरफ की दुश्मनी थी। तो अशरफ ने आबिद प्रधान की चचेरी बहन को और उसके ड्राइवर को इसलिए गोलियों से भुनवा दिया ताकि आबिद कम्मो और जाबिर खान पर शक करे और उन दोनों को केस में फंसवा दे। यानी किसी थर्ड पर्सन को फंसाने के लिए अशरफ ने ये दोनों हत्याएं करवा दी। और इसी केस में वो पहले जो है जमानत पर बाहर आ गया था, लेकिन बाद में योगी सरकार ने उसे जेल में डाल दिया। अशरफ राजूपाल केस में भी आरोपी था। राजूपाल केस की सुनवाई जोरों पर चल रही थी। उमेश पाल राजूपाल का मुख्य गवाह था, और मुख्य गवाह ही नहीं था बल्कि वो राजूपाल का साला भी लगता था। लेकिन वो बयान नहीं बदल रहा था, तो अतीक के बेटे असद ने गुड्डू मुस्लिम और 4-5 लोगों के साथ में मिलकर उसे बम से उड़ा दिया। ये कहानी तो आप सबको ही पता होगी क्योंकि एकदम ताज़ा कहानी है। इसके बाद असद और बाकी लोगों का एनकाउंटर हुआ तो अतीक ने सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को धमकी दे डाली। इसके बाद अभी 2-3 हफ्ते पहले अशरफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उसे एक बड़े पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 2 हफ्ते में दोनों भाइयों को मार दिया जाएगा। उस पुलिस अधिकारी ने अशरफ से कहा कि तुम्हें किसी बहाने से बाहर लेकर जाएंगे और किसी भी तरह से तुम दोनों भाइयों की हत्या कर दी जाएगी। और बाद में हुआ भी ऐसा ही है। क्यों अतीक अशरफ की हत्या 2-3 हफ्ते पहले ही तय हो चुकी थी। क्या पुलिस दोनों भाइयों को इसी वजह से बाहर लेकर आई थी? अतीक की हत्या के पीछे कौन लोग हैं? अतीक अशरफ की हत्या के बाद हत्यारों ने जय श्री राम के नारे क्यों लगाए, या ये नारे किसने लगवाए और इसके पीछे की वजह क्या थी? ये सब अगले पार्ट में बताऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।